राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे अवैध प्रवासियों के आंकड़े जुटाना संभव नहीं है, क्योंकि अवैध प्रवासी गुप्त तरीके से देश में दाखिल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करके जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा छीनने और इसे केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखने के एक दिन बाद पीएम मोदी ने कहा कि शीर्ष अदालत ने अपने फैसले के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया। मराठा आंदोलन के प्रमुख चेहरे, शिवबा संगठन के अध्यक्ष और मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल को बीड जिले के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक अंजनी कुमार पर लगाया गया निलंबन हटाने का फैसला किया है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम नहीं हो रही। लोकसभा से निष्कासन के बाद अब खाली करना होगा सरकारी बंगला। कर्नाटक के राज्यपाल का आवास सोमवार रात एक गुमनाम कॉल के बाद अधिकारियों के रडार पर आ गया, जिसमें धमकी दी गई थी कि अंदर बम रखा हुआ है। हालांकि व्यापक खोज के बाद पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि कॉल संभवतः एक धोखा है। प्रवर्तन निदेशालय ने भूमि घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर से तलब किया है। अगले सप्ताह दिल्ली दौरे पर रहेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बंगाल के बकाया पर पीएम मोदी से करेंगी मुलाकात। आम आदमी पार्टी ने हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका, आप दफ्तर बनाने के लिए नई दिल्ली में मांगी है जमीन। आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, 31 दिसंबर को अदालत सुनाएगी अपना निर्णय। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIIT लखनऊ के द्वितीय दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए बीटेक, एमटेक, एमबीए और पीजी डिप्लोमा सहित विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि में डिग्री प्राप्त करने वाले 315 विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आप सब अपने संस्थान के आदर्श वाक्य के अनुकूल आचरण करते हुए नैतिकता के साथ समाज और देश के सशक्त और समृद्ध भविष्य के लिए कार्य करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और बिजनेस जैसे विषयों में IIIT के द्वारा शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक और शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी विद्यार्थी शैक्षणिक जगत के शीर्षतम पायदान पर खड़े हैं। IIIT लखनऊ के द्वितीय दीक्षांत समारोह में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं आज बीटेक, एमटेक, एमबीए और पीजी डिप्लोमा सहित विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि में डिग्री प्राप्त करने वाले 315 विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब अपने संस्थान के आदर्श वाक्यों के अनुकूल आचरण करते हुए नैतिकता के साथ समाज और देश के सशक्त और समृद्ध भविष्य के लिए कार्य करेंगे। देवियों और स्वजन, मुझे बताया गया है कि IIIT लखनऊ को संसद के अधिनियम द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया है। ये दर्जा आपकी योग्यता, सामर्थ्य और दक्षता का परिचायक है। इस स्टेटस के साथ देश और समाज आपसे आशा करता है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में न केवल सर्वोच्च मानकों पर खरे उतरेंगे, बल्कि उत्कृष्टता और सर्वश्रेष्ठता के ऐसा आयाम स्थापित करेंगे जो स्वयं में मापदंड हो। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और बिजनेस जैसे विषयों में IIIT के द्वारा प्रदान की जाने वाले शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक और शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी विद्यार्थियों शैक्षणिक जगत के शीर्षतम पायदान पर खड़े। IIIT का भारतीय परंपरा को बुनियाद बनाकर क्षेत्रीय भाषाओं में ज्ञान अर्जन करने की सोच एक सकारात्मक कदम। ये कदम भाषाई सीमाओं की वजह से ज्ञान संवर्धन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में बड़ा कदम साबित होगा। अनुसंधान एवं विकास को कार्यकारी एवं मूर्त रूप देकर समाज तक पहुंचाने एवं वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के समाधान योग्य बनाने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर CREATE की स्थापना
सराहनीय एवं प्रशंसनीय। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके अनुप्रयोगों पर केंद्रीय पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को नई तकनीकी परिदृश्य में नेविगेट करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करता है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि IIIT लखनऊ समाज एवं उद्योग जगत के सामने आने वाली चुनौतियों के निदान एवं समय के साथ उपजी मांगों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी दूरदर्शिता एवं कल्पनाशीलता के सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि IIIT लखनऊ देश का पहला संस्थान है जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विजन को ध्यान में रखते हुए डिजिटल बिजनेस के लिए MBA प्रोग्राम शुरू किया है। ये पहल विद्यार्थियों को न केवल डिजिटल युग के लिए तैयार करने में सहायक साबित हुई बल्कि डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुकूल हुई है। आज भारत के पास 5D है: डिमांड, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डिजायर और ड्रीम। ये 5D हमारा विकास की यात्रा में अत्यंत लाभकारी होगा। हमारी अर्थव्यवस्था जो एक दशक पहले 11वें पायदान पर थी, आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वर्ष 2030 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए राह पर तैयार। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक। हमारी 55% से अधिक आबादी 25 वर्षों से कम उम्र। हम एक प्रगतिशील और लोकतांत्रिक राष्ट्र है और हमारा सपना है कि वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित देश बने। आपका दायित्व है कि न केवल इस विजन के भागीदार बने बल्कि इसे पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व लगा दे। आपको प्रतिज्ञा करनी होगी कि जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहा हो तो आने वाली पीढ़ियां एक ऐसे भारत में जन्म ले जो संपन्न, समृद्ध और जहां विकास समावेशी। देवियों और स्वजनों, भारत सरकार AI के प्रति मिशन सेंट्रिक अप्रोच के साथ काम कर रही है। भारत सरकार ने वर्ष 2018 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति प्रकाशित की। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने भी प्रमुख शहरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने की अपनी योगदान शुरू। AI एवं अन्य समकालीन तकनीकी विकास असीमित एवं अभूतपूर्व डेवलपमेंटल एवं ट्रांसफॉर्मेटिव संभावनाएं प्रदान करता है। लेकिन हमें महात्मा गांधी का एक कथन भी याद रखना होगा: नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज ए सिन। हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस को भी महत्व दें। हमें ये याद रखना होगा कि AI साध्य नहीं बल्कि एक साधना जिसका उद्देश्य मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने है। हमारे प्रत्येक निर्णय से सबसे निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति लाभान्वित हो। इसके लिए जरूरी है कि हम महात्मा गांधी की टेल्समैन रिकॉल द फेस ऑफ द पोरेस्ट को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाएं। न्याय संगत एवं समावेशी विकास की इसी आशा के साथ मैं IIIT लखनऊ के सभी ग्रेजुएट्स को एक सुनहरे एवं सार्थक भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। राज्यसभा में कर्नाटक बीजेपी से सांसद किरण कडाडी के प्रश्नों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि गौशालाओं को प्रोत्साहित करने और गौशाला में गोबर का उपयोग कर बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाना और इनका उपयोग खेती के लिए करना जिससे लोगों को ऑर्गेनिक खाद्यान्न प्राप्त हो, ये बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने फर्टिलाइजर सेक्टर में कई बदलाव किए हैं। श्री ईराना कडाडी। हमारे देश में गौशालाएं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में बहुत मददगार हो सकती है। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि बायो फर्टिलाइजर्स के उत्पादन को बढ़ाने हेतु गौशालाओं के फार्म वेस्ट को बायो फर्टिलाइजर की तरह प्रयोग करने के लिए सरकार द्वारा गौशालाओं के कोई सब्सिडी या इंसेंटिव दिए जा रहे हैं? माननीय मंत्री जी। गौशालाओं को प्रोत्साहित करना और गौशाला में गोबर का उपयोग करके उसमें से बायो फर्टिलाइज़र बनाना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाना और ये फर्टिलाइज़र का उपयोग खेती में करके किसान का और लोगों को ऑर्गेनिक खाद्यान्न प्राप्त हुए बहुत आवश्यक है। और उसके लिए फर्टिलाइज़र सेक्टर में हमने बहुत कुछ बदल किया है। आज तक ट्रेडिशनल वे में हमने देखा है हम केवल केमिकल्स फर्टिलाइज़र में यूरिया और DAP, NPK का उपयोग करते थे और ये सालों तक चलता रहा, इंपोर्ट करते रहे और चलाता रहा। मोदी जी ने एक नया प्रयास किया
क्यों हम अल्टरनेट फर्टिलाइज़र पर ना जाए, क्यों हम फर्टिलाइज़र की इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम ना करें, क्यों हम देश में इंडिजिनियस फर्टिलाइज़र प्लांट लगा के हमारी रिक्वायरमेंट हम ही क्यों न पूरा करें। इस दिशा में काम करते हुए एक पहल किया। देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी, नहीं है। सवाल केवल इतना ही है कि उसको प्रोत्साहित करके उसको अपॉर्चुनिटी देना है। इंडिया का एक साइंटिस्ट विदेश में था और विदेश से साइंटिस्ट यहाँ आया, मोदी जी को मिला और उन्होंने नैनो फर्टिलाइज़र के बारे में मोदी जी को बताया। मोदी जी ने कहा कि आप यहाँ रिसर्च नहीं कर सकते हैं, ये देश को आप कुछ नया नहीं दे सकते हैं। इस साइंटिस्ट ने देश में काम करना चालू करा और देश ने नैनो यूरिया का आविष्कार करा और नैनो डीएपी का आविष्कार करा। दुनिया में सबसे पहली बार इंडिजिनियस देश ने नैनो यूरिया बना लिया। 500 ml बोतल एक बैग को रिप्लेस करती है और ये बोतल को यूज़ करने के लिए ना आपको एक बैग लानी पड़ती है, आप वहाँ जाके आउटलेट पर जाके 500 ml की बोतल लेके आए, आपने आपके खेत में चले गए और उसको स्प्रे कर दिया। एक बैग आप जितना यूरिया लगाएंगे इतना एक कप बोतल स्प्रे से उसको पोषण मिल जाता है, यानी कि नाइट्रोजन मिल जाता है। आज देश में 9 प्लांट ऑलरेडी चालू हो चुका है और आने वाले दिनों में 2025 एंड तक 13 प्लांट चालू हो जाएंगे और 2025 एंड तक 44 करोड़ बोतल की क्षमता हिंदुस्तान में प्राप्त हो जाएगी। वो हिंदुस्तान की रिक्वायरमेंट को भी पूरी करेगा और दुनिया में हमारे यहाँ से नैनो यूरिया का एक्सपोर्ट भी होगा। वो गेम चेंजर है और इसलिए एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की आवश्यकता होती है। इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए ड्रोन के द्वारा हम नैनो यूरिया का छिड़काव करें और उसके लिए आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में गांव-गांव में किसान के सामने एक उसका प्रशिक्षण किया जाता है, डेमो किया जाता है। मैं परसों पंजाब गया था और परसों में जब पंजाब जा रहा था, रास्ते में रोड पर मैंने देखा एक किसान अपने खेत में ड्रोन से छिड़काव कर रहा था। मैंने ड्राइवर को कहा गाड़ी खड़ी करो, मैं किसान के पास चला गया। मैंने किसान को पूछा कि आप किसने आपको ड्रोन से छिड़काव करने के लिए बताया। उन्होंने मुझे कहा कि 2 दिन पहले मेरे गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा आई थी, वहाँ डेमो हुआ था, हम देखने गए थे और सुबह में वो फ्री होते डेमो वाला, तो मैंने उसको कहा कि मेरे खेत में आके छिड़काव कर दो। अल्टरनेट फर्टिलाइजर के रूप में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का एक्सेप्शन आज बहुत मात्रा में हो रहा है। बात है गाय के गोबर का उपयोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में हम कैसे करें। हमने तय किया है गोबरधन योजना के द्वारा देश में कोई प्राइवेट व्यक्ति या इंस्टीट्यूट या कोऑपरेटिव सेक्टर वो गोबर का उपयोग करके, गाय का गोबर हो या तो ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट हो, उसका उपयोग करके गैस प्लांट लगाए तो देश को गैस भी मिलेगा, उससे स्लरी मिलेगी। स्लरी को फर्टिलाइजर बना के बेचने के लिए भी हमने कोई भी ऐसा फर्टिलाइजर पैदा करेगा तो एमडीएस स्कीम चलाई है और मार्केट डेवलपमेंट स्कीम के द्वारा हम 1 किलो पर 1.5 रुपये सब्सिडी भी आज के दिन में हमने चालू कर दिया है, ताकि ऐसा प्लांट लगे और किसान को ऑर्गेनिक खाद मिले, बायो फर्टिलाइजर मिले, उसका उपयोग करके किसान अपना उत्पादन बढ़ा सके और जनता को ऑर्गेनिक खाद्यान्न, फूड, वेजिटेबल खाने को मिले। देहरादून में ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि वर्ष 2025 से पहले ड्रग्स फ्री होगी और ये हमारा संकल्प है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशा तस्करों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का क्रम जारी रहेगा। नशा कारोबार से जुड़े लोग न सिर्फ कानून बल्कि समाज के भी दुश्मन हैं। ऐसे लोग समाज को दूषित करने का काम कर रहे हैं, जिनके खिलाफ सख्ती बरतना अनिवार्य है। वहीं उन्होंने ड्रग्स फ्री देवभूमि के संकल्प के साथ कार्यरत संस्थाओं व उनके सदस्यों की सराहना की। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के इस मैं कहूं कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम में मैं सबसे पहले तो आप सबका यहाँ पर बहुत स्वागत करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में पधारने पर सबका अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ और ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने के लक्ष्य के प्रति जागरूकता फैला रही तीलू रतौली पुरस्कार संस्था प्राप्त संस्था आदर्श औद्योगिक स्वायत्त सहकारिता बहन आशा कोठारी जी को और पूरी संस्था को मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यह खुशी की बात है कि ड्रग्स फ्री देवभूमि के साथ ही जो ये संस्था है, इस संस्था ने अनेकों और भी काम समाज में किए हैं। भ्रूण हत्या, दहेज उत्पीड़न सहित
अन्य मुद्दों के खिलाफ अनेक कार्यक्रम, रैलियां और संगोष्ठियां करके लोगों को जागरूक करने का काम किया है। संस्था द्वारा किए जा रहे ये कार्य बहुत ही सराहनीय है। मैं संस्था को और पूरी टीम को साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज का जो ये विषय है, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर हमारे छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए और भविष्य के कर्णधारों के लिए कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, ड्रग्स फ्री देवभूमि, जो हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक देवभूमि को हम ड्रग्स फ्री करेंगे, यानी कि नशे की लत को समाप्त करेंगे, नशे को समाप्त करेंगे। ये केवल हमारा स्लोगन नहीं है, ये हमारा संकल्प है। इसको हम जब तक समाप्त नहीं कर देते तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इसमें सभी को कहीं ना कहीं साथ आना होगा, सभी को काम करना होगा। जहां हमारे माता पिता, हमारे संस्थानों में हमारे शिक्षकगण, समाज के प्रबुद्ध वर्ग और हमारे प्यारे विद्यार्थी जब तक इसको पूरी तरह से जन जन का अभियान नहीं बनाएंगे, मैं समझता हूं तब तक हमारा ये संकल्प अपनी सिद्धि तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं, देहरादून के अंदर हमारे बहुत सारे संस्थान चलते हैं, बहुत सारे उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, बहुत सारे व्यावसायिक शिक्षा के संस्थान हैं। इन सभी संस्थानों में इसके आसपास किसी न किसी रूप में आज तमाम प्रकार से ये जाल बिछाने का काम पिछले कई वर्षों से चल रहा है। उसको रोकने के भरसक प्रयास हो रहे हैं। हर तरीके से आज पुलिस भी काम कर रही है, एनकोर्ट की टीम भी काम कर रही है और हमने इसके लिए बहुत सारे अन्य जो प्रयास हो सकते हैं उन प्रयासों को भी किया है। लेकिन उन प्रयासों को भी तभी सफलता प्राप्त होगी जब आप सब भी उसमें सहयोग करेंगे। क्योंकि एक बार अगर कोई नशे की लत में आ जाता है तो उसको छुड़ाना फिर बहुत मुश्किल काम होता है। और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमको पता ही नहीं लगता है, हम मजाक मजाक में कई बार नशे की लत में चले जाते हैं। करते करते खेल खेल में हम ये भूल जाते हैं कि धीरे धीरे चढ़ने वाला जहर हमारे अंदर आ रहा है और स्थिति तब बहुत खराब हो जाती है। और जो भी व्यक्ति इसके लत में आता है उसको उसका एहसास नहीं होता है, लेकिन आसपास के लोग जब देखते हैं तो उसकी दुनिया ही बदल चुकी होती है। उसको उस दुनिया से लाना कितना मुश्किल होता है, जहां उसके लिए स्वयं के लिए तो बहुत मुश्किल होता ही है। आप सोचिए कि उनके माता पिता, उनके अभिभावक, उनके लिए कितनी खराब स्थिति हो जाती है, जो अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को यहाँ पर पढ़ाने के लिए भेजते हैं, उच्च शिक्षा के लिए भेजते हैं, व्यावसायिक शिक्षा के लिए भेजते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए भेजते हैं, या आगे चलकर भविष्य में तमाम सेवाओं को देने के लिए, उसको तैयार करने के लिए, उसके प्रशिक्षण के लिए, शिक्षा के लिए यहाँ भेजते हैं। और वो भेजते किसी काम के लिए हैं, चला कहीं और जाता है। उन माता पिता की क्या स्थिति होती होगी। सरकार के स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों के साथ साथ परिवार और समाज के स्तर पर भी इसके लिए मुहिम चलाया जाना बहुत आवश्यक है। जब ये मुहिम में हम सब शामिल होंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा संकल्प है 2025 तक ड्रग्स फ्री, ये निश्चित रूप से पूरा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी आज से ही, माता पिता भी और हमारे विद्यार्थी भी, लगातार अपने बच्चों के साथ और बच्चे अपने माता पिता के साथ लगातार बात करेंगे, लगातार संवाद करेंगे और एक अच्छा सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यह भी हमारा जो ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य है, यह भी हमारा विकल्प रहित संकल्प है। यानी कि इस लक्ष्य में कोई संकल्प में विकल्प नहीं है। जो हमने संकल्प लिया है वो पूरा होगा। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। झारखंड के दुमका में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम में भाग लिया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य भर में शिविर में लाखों की संख्या में आवेदन आ रहे हैं, जिनका निष्पादन भी किया जा रहा है। उन्होंने जनता से अपील की कि अपने गांव, पंचायत, वार्ड में लगने वाले शिविरों के जरिए राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अवश्य लें। आज कैसा गांव मजबूत हो, गांव का अर्थव्यवस्था मजबूत हो, तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए और कम पढ़े लिखे नौजवानों के लिए भी हम लोगों ने कई योजनाएं लगाई हैं। आप सबको पता है, यहाँ हम लोग एक सिंचाई के लिए भी मेगा लिफ्ट इरिगेशन लगा रहे हैं। इस प्रदेश में सिंचाई को लेकर एक नई तकनीक से कैसे सिंचाई हो, इसका पहला जो योजना है वो हम लोगों ने दुमका जिले के मसलिया प्रखंड से शुरू किया है और इसमें हजारों एकड़ जमीन खेती होगी। जहां आज सिर्फ बारिश के समय में खेती होती थी, उन सब जगहों पर अब 12 महीना खेती होगा। चाहे वो खेत हो, चाहे वो टाड़ हो, दोनों जगह पर खेत होगा। तो कई चीजें हैं, हमें लगता है कि और भी यहाँ शिलान्यास, उद्घाटन, परिसंपत्ति बंटनी है। किसी भी कीमत पर हम लोग अब जिस तरीके से पहले हम लोग का नारा हुआ था, कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड, राज तो मिल गया, लेकिन 20 साल में लोग यहाँ भूख से मरने लग गया। इस राज्य से लोगों को दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम लोग बड़ी विपरीत परिस्थिति में इस राज्य को फिर से इन षड्यंत्रकारियों के हाथ से छीनने का काम किया। हर आदमी का जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान हम लोगों ने हरा कार्ड राशन दे करके बांटा। सभी गरीबों को सम्मानजनक जीने के लिए 10 रुपया में धोती, साड़ी बांटा। साल में 2 बार हम देते हैं। और तो और गरीबों को आवास हमारे भारत सरकार ने हमें आवंटन नहीं दिया, तो हम लोगों ने अपने गरीबों के लिए उससे बेहतर आवास, ये 2 कमरे का आवास देते हैं, हम 3 कमरे का आवास, अबुआ आवास की योजना आपको हम देंगे। इसमें लगभग 15,000 करोड़ रुपया का खर्च आएगा। लेकिन आवेदन मुझे लग रहा है ये 15,000 करोड़ रुपए हो सकता है कि घट जाएगा। लेकिन चिंता मत कीजिए, इस हर गरीब को आवास हम उपलब्ध कराएंगे। हो सके तो इसके लिए 1 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल लगे, एक एक पैसा जुगाड़ करके लाएंगे, अपना अधिकार मांगेंगे। अगर आज हमारा हक अधिकार मिला होता तो इस राज्य के अंदर जो गरीबी है, पिछड़ापन है और पिछड़ा राज्य का कलंक है, उसी दिन मिट जाता। छत्तीसगढ़ में जाके पता कीजिए, पेंशन वहां 350 टका मिलता है। बिहार में पता कर लीजिए, पेंशन वहां 400 टका मिलता है। उड़ीसा भी पता कर लो तो पता चलेगा कि वहां भी 500 टका मिलता है। लेकिन झारखंड कम से कम 1,000 रुपया देने का आज क्षमता रख रहा है। तो इसलिए साथी, बहुत सारी और कार्य योजनाएं हैं। हम खाली जायजा लेने आए हैं। आज हमारे घर में, आज इस राज्य का हर एक घर में सरकार की कोई ना कोई योजना है। इस राज्य में कई ऐसे घर अब ऐसे हो गए जहां पिताजी भी पेंशन लेता है, मां भी पेंशन लेती है और बेटा भी पेंशन लेता है। और तो और बेटी है तो सावित्री बाई फुले योजना का भी लाभ ले रहा है। ये आलम है। तो आज कई काम और करने, हमारे जो इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की जो समस्या है, उन समस्याओं के बारे में हमें आपके माध्यम से, आपके आवेदन के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त हो रही है, जिसके माध्यम से हम कार्य योजना बनाते हैं। आज भी इस कार्यक्रम में ढेर सारा स्टॉल लगा हुआ है, विभिन्न विभागों का, पेंशन का, आवास का, वन पट्टा का, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, सभी चीजें ऑन द स्पॉट बनता है। तो इसलिए साथी, पूरी चीजें एक बार में नहीं बदलेगी और इस राज्य के सभी कर्मचारियों को हम लोगों ने पुनः पुरानी पेंशन देने की योजना तैयार कर दी। और आज यही कर्मचारी निडर होकर के, जहां सड़क नहीं है, आने जाने का कोई साधन नहीं है, वहां ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, मोटरसाइकिल से पदाधिकारी ब्लॉक कार्यालय का कंप्यूटर और लैपटॉप ले जाके ब्लॉक आपके शिविर में बैठा हुआ है और आपकी समस्या का समाधान कर रहा है। ऐसा उत्साह हमने कभी नहीं देखा। पूरे राज्य में दिवाली और दशहरा की तरह शिविरों में भीड़ जुट रही है। और अब आपका हर एक आवेदन का ट्रैक रखा जाएगा।
और उसमें आप लोगों ने जरूर आप अपना मोबाइल नंबर लिखा होगा और आपका जो दरखास्त है कहां कहां घूम रहा है, किस टेबल में गया है, कहां खड़ा है, वो सारी जानकारी आपको मोबाइल के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान सीएम योगी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि लोक कल्याण के लिए योजनाएं संचालित करना भर पर्याप्त नहीं होता। आवश्यक है कि योजना का लाभ पात्र व्यक्ति तक आसानी से और समय पर मिले। तमाम प्रयासों के बाद भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो लोक कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो सके हैं। ऐसे लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पीएम मोदी द्वारा जनजातीय दिवस 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की गई है। पिछले 9 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम देश के अंदर चले हैं उनमें प्रयास हुआ कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो, जन जागरूकता का कार्यक्रम हो, योजना बनाने से लेकर के उसके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन तक हर एक पक्ष को देखा जाए। लेकिन लाभार्थी परक बहुत सारी योजनाएं ऐसी थीं जिसमें चयन का आधार सेक्स सूची के अनुसार भी किया गया। आने वाले समय में उन लोगों को भी इन योजनाओं का लाभ दिया जा सके, इसी के लिए ये एक बृहद अभियान चल रहा है और इसका नाम प्रधानमंत्री जी ने योजना का शुभारंभ 15 नवंबर से किया था। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस है। उत्तर प्रदेश में 15 नवंबर को 2 जनपदों में यात्रा का शुभारंभ हुआ था, सोनभद्र और लखीमपुर जिले में। और आज मुझे देख करके प्रसन्नता होती है कि सभी 75 जनपदों में 536 डिजिटल वैन, जो वीडियो वैन है, यह प्रधानमंत्री जी के संदेश को लेकर के गांव-गांव जाकर के व्यापक जन जागरण कार्यक्रम तो अपना ही रहे हैं, लेकिन व्यापक जन जागरण कार्यक्रम के साथ साथ वहां पर इन वीडियो वैन के माध्यम से जब गांव के लोग बैठते हैं इस यात्रा की स्वागत के लिए, तो वहां पे लाभार्थी परक योजनाओं की जानकारी देना, स्वास्थ्य मेले का आयोजन होना, विभिन्न लाभार्थी परक योजनाओं के लाभार्थियों को सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम होना, और इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि उन सभी लाभार्थियों के साथ साथ अगर कोई वंचित है तो उनके सर्टिफिकेट भरने के कार्यक्रम भी होते हैं। उनके वहां पर फिर से प्रार्थना पत्र भी सबमिट किए जाते हैं जिससे उन लोगों को आने वाले समय में सैचुरेट किया जा सके। एक बड़ा कार्यक्रम है। 100% सैचुरेशन की तरफ आज जाने की ओर सरकारों की प्रतिबद्धता है और उसी संकल्पबद्धता के साथ ये विकसित भारत, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं खुशहाल होगा तो वह समाज और देश के बारे में सोचेगा। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक संकल्प दिलाया और वह संकल्प था 2047 में जब ये देश अपनी आजादी की शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब 2047 में हमारा देश एक विकसित भारत हो। विकसित भारत का मतलब जिसमें भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत हो। इसलिए 9.5 वर्ष के अंदर एक लंबी दूरी तय की है, देश के अंदर, दुनिया के अंदर। आज हर भारतवासी इस बात को स्वीकार करता है। किसी के ध्यान में कभी नहीं आया था कि गरीब के घर में भी शौचालय होना चाहिए, लेकिन 12 करोड़ गरीबों के घर में बिना भेदभाव के शौचालय बने। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 2.25 करोड़ लोगों के घर में शौचालय बने। कोई सोचता था कि किसान के बारे में भी कोई सोचेगा? आपने देखा होगा सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के एमएसपी का 1.5 गुना दाम, लागत का 1.5 गुना दाम किसान के खाते में जाए, यह पहली बार हुआ। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए सालाना, जिसमें 2 करोड़ 63 लाख किसान अकेले यूपी के अंदर लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे ही देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए प्रधानमंत्री आवास योजना में, और अकेले उत्तर प्रदेश से 55 लाख गरीबों के आवास बने हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी को, जो आज 508 वैन चल रही हैं, इनके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, जो कार्मिक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सभी प्रकार के जनप्रतिनिधिगण और स्थानीय नेतृत्वकर्ता इस अभियान के साथ जुड़ करके सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके हर एक उस गरीब और वंचित तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने में अपना योगदान देगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।